ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं महिला रोगों के इलाज में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और हिस्ट्रोस्कोपी को लेकर, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय नाहटा जी। आप वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर गायनी एंडोस्कोपी के डायरेक्टर भी हैं। तो हम बात कर रहे थे, आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाए थे कि भाई दोनों तरह की सर्जरी में कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हम काम में लेते हैं। तो जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो किस तरह के महिला रोगों में ज़रूरत पड़ती है उसकी? लेप्रोस्कोपी का जो है, जैसे मैंने बताया, लेप्रो मीन्स एब्डोमेन, पेट, उसके लिए हमें नाभि के द्वारा जाना पड़ता है। तो जो बच्चादानी के गर्भाशय को यदि हम देखें तो ये इसकी इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, ये इसका मायोमेट्रियल लेयर है, ये इसका आउटर, इसका सिरोजल सरफेस है। तो जो अंदर की जो सरफेस के हैं वो हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा ज़्यादा हो जाते हैं। पर यदि वो गांठ यहाँ पर है, इस जगह पर है, तो वो हिस्ट्रोस्कोपी से उसको अप्रोच करने में असुविधा होती है, तो उसको लेप्रोस्कोपी से करना पड़ता है। यदि ये नलिका यहाँ का दिक्कत है तो वो हिस्ट्रोस्कोपी से नहीं होगा, वो लेप्रोस्कोपी से करना होगा। अंडादानी का कुछ तकलीफ है तो वो उसके लिए लेप्रोस्कोपी चाहिएगी। तो ये जो चीज़ है, यहाँ यदि ब्लॉक है, यदि यहाँ पर ब्लॉक है अंदरूनी यहाँ पर, तो मैं इसको हिस्ट्रोस्कोपी से इसको क्लियर कर दूंगा। पर ब्लॉक यदि यहाँ पर है फैलोपियन ट्यूब पे, इसके जो आउटर सरफेस पे यहाँ पर, तो जो यहाँ पर सरफेस होगा तो फिर मेरे को इधर से आना पड़ेगा, ऊपर एब्डोमेन से। उसके लिए मेरे को यहाँ से इसको ओपन करना पड़ेगा, या यहाँ की गांठ है, या कई बार नली में एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपने सुना होगा। यदि यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है ये हिस्से में, बाहरी हिस्से में, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हटाने के लिए मेरे को लेप्रोस्कोपी की जरूरत होगी। यदि बच्चादानी की यहाँ की कुछ गांठ हो गई है, या ओवरी में कोई गांठ हो गई है अंडादानी में, तो उसके लिए फिर मेरे को ये जो है यहाँ से ये जो दिख रहा है नाभि, ये पेट की वॉल दिख रही है, ये पेट की वॉल से हम लोग यहाँ से आते हैं। तो यहाँ से आते ही हमारे को पूरी अंडादानी, नलियाँ, फैलोपियन ट्यूब, बच्चादानी, वो हम उसको सबको हम उनको देख सकते हैं। कई बार टीबी वगैरह के कारण ये जो है चिपक जाती है, तो उनको हम उनको जो सेपरेट कर देते हैं। कई बार बच्चादानी नीचे खिसक जाती है, बहुत बात सुना होगा कि बच्चादानी नीचे खिसक जाती है, तो पहले उसका ऑपरेशन होता था कि उसको नीचे से उसको रिपेयर करते थे, तो उसके बार बार फेल्योर होते थे क्योंकि वो उसको पकड़ नहीं पाती थी। आजकल उसको हम दूरबीन के द्वारा उसको यहाँ पर मैश लगा करके और उसको ऊपर की तरफ खींच देते हैं, तो उससे पेशेंट को फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, और उसको सहवास के समय दर्द का अनुभव भी नहीं होता है, और उसको जो तकलीफ नहीं होती है। दोनों के पति पत्नी के संबंध सुधर जाते हैं, क्योंकि वो आराम से एक उनका जो वैवाहिक जीवन है वो आगे ज़्यादा बेहतर होता है। और उसके अलावा बहुत तरीके की बीमारियां हैं। अभी कैंसर के जो है तरह तरह की हो गई, उनके अलग अलग तरीके के हो गए, और जो बहुत सारे की जो कॉमन नाम जो आपको डर्मोइड सुना होगा, सिस्ट सुना होगा, ओवरी में सिस्ट हो गया, फाइब्रोइड्स हो गई। अब वो फाइब्रोइड, यहाँ का फाइब्रोइड है वो निकल जाएगा, पर यहाँ का फाइब्रोइड है तो उसके लिए फिर लेप्रोस्कोपी की जरूरत होती है। अंडादानी में कई बार ट्विस्टिंग हो जाती है। तो विभिन्न तरह की बीमारियां हैं जिनका तो जो यूट्रस निकालने की समस्या होती है, जैसे आप ये मॉडल भी है इस बुक में दिया हुआ है, तो वो पूरा यूट्रस निकाला जाता है। ऐसा भी होता है कि उसको आंशिक रूप से ही निकाला जाए, पूरा नहीं निकाला जाए? अलग अलग, हाँ, ये बहुत तरह तरह के, आपने बहुत सही बात पूछी। यूट्रस को जो है, यूट्रस को जो महिला है वो मानती है कि वो उसके अंग है, एक उसका अभिन्न अंग है, और वो यदि समय से पहले बच्चादानी निकाल दी तो उसका महीनवारी बंद हो जाएगी, तो उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चादानी को जहाँ तक को नहीं निकाला जाए, आंशिक रूप से हिस्ट्रोस्कोपी से निकाला जा सकता है, या गांठ है तो उसको खाली गांठ को ही निकाल दी जाए। और यदि और अभी बहुत तरह के भी ऑपरेशन आ गए हैं, उसमें खाली हम ये अंदर की ये हिस्ट्रोस्कोपी का बहुत फ़ायदा है।
ब्लीडिंग जो होती है वो इनर सरफेस से होती है। तो ये हमारे ये लेज़र की रेज का वो है तार, जो उसका वायर है। तो लेज़र के द्वारा खाली हम उसकी इनर सरफेस को उसको हम निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो भी उसका निदान हो जाता है और उसकी बच्चादानी भी बची रहती है, या जो जितना पार्ट है उसको उसकी भी जो सुविधा बनी रहती है। और बच्चादानी जरूरत होता है तो जरूर निकालनी चाहिए, पर ये जो हिस्सा है जो कि सहवास के समय एक्टिव होता है क्योंकि नर्वस, तो उस चीज़ को यदि हम बचा सकते हैं तो वो कोरिंग करके निकाल देते हैं, और लेज़र के द्वारा और किरणों के द्वारा और या इलेक्ट्रो सर्जरी से। तो महिला का जो महिलत्व है, वुमनहुड, वो जो वुमनहुड है वो जो है वो एक उसको सलामत रखा जा सकता है। ये एंडोस्कोपी के एक बहुत अच्छे फायदे हो रहे हैं। तो वाकई में तकनीक ने बहुत चीज़ें बदल दी हैं। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आपने बताया कि भाई पूरे शरीर के इस अंग में हम करते हैं, उसके ये फ़ायदे होते हैं, तो इसकी तैयारी कैसे होती है और कैसे ये तय किया जाता है कि इस महिला की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही करनी चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आज के बदलते युग में, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक चीज़ है कि टेक्नोलॉजी जो जनरल टेक्नोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी साथ साथ चलती है। पहले यही चीज़ें जो थी किरोसिन तेल से करते, माने जो फर्स्ट दूरबीन आई थी उसमें लैंप यूज़ हुआ था। आज के ज़माने में वो बल्ब आया, हीटिंग लाइट आई, अभी हम लोग LED लाइट यूज़ करते हैं। और लोगों का एक बहुत बड़ी आशंका रहती है कि इतना बड़ा ट्यूमर है, छोटे से छेद से कैसे निकले हैं। तो उसके लिए स्पेशल मशीन्स आ गई, वो मोर्सिलेट कर देती है, उसको मांस को कंप्रेस कर देती है और उसको हम निकाल सकते हैं। तो आज के युग में बेसिकली अब ऐसा कुछ रहा नहीं। ये गैजेट्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी पे, ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आपको टेक्नोलॉजी है, आप ट्रेंड हैं, तो उस पर ये चीज़ सीखी जा सकती, हर कुछ की जा सकती है। ट्रेनिंग के बारे में मैं एक आपको बात बोलना चाहूँगा कि इसके लिए गैजेट्स तो चाहिए ही, और ट्रेनिंग में भी क्या होता है कि ये ओपन सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट है, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट है। आप देखिए कितना डिफरेंस है। तो इसकी हैंडलिंग सीखनी पड़ती है। दूसरी चीज़ होती है कि जब हम ओपन में सर्जरी कर रहे होते हैं तो ये डायरेक्ट विजन है। जब मैं लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी जब करता हूँ तो मैं वहाँ मेरा स्क्रीन है सामने, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वहाँ काम यहाँ कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन। कोग्निटिव फंक्शन जो होता है ब्रेन का, यहाँ मेरा पाँव जो है ये काम कर रहा है, तो ये आई, फुट और जो हैंड का कोऑर्डिनेशन है वो डेवलप करना पड़ता है। उसके लिए हम घंटों, महीनों उसकी प्रैक्टिस करते हैं लेबोरेटरी में, ताकि ये जो चीज़ है, सबसे पहले आज के ज़माने में हम आदमी को एज ए ह्यूमन यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम लोग कैडेवर के ऊपर, मशीनों के ऊपर, साइमुलेटर्स पे ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद में उस चीज़ का फ़ायदा होता है। और एक बार इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट ज़्यादा होता है, मगर लेटर ऑन फ़ायदा ये होता है, पेशेंट को फ़ायदा होता है कि जल्दी घर चला गया, जल्दी काम करेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट, समय की तो कीमत हर के लिए है। हॉस्पिटल के लिए फ़ायदा होता है कि मैं पहले जैसे महीने में समझिए कि 30-60 सर्जरी करता था, अभी जो है मैं और मेरी टीम जो है वो, क्योंकि वो रोटेशन ज़्यादा है, पेशेंट बेड भर्ती हो जाते थे, अब मैं उतने ही टाइम में मैं उससे 10 गुने केसेस को कर सकता हूँ। तो वो जो मशीन में जो पैसा लगा है वो रिकवर हो जाता है। पेशेंट को वैसे फ़ायदा हो रहा है कि वो काम में जल्दी मिल रहा है, तो वो काम में जो जल्दी अल्टीमेटली कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। आज भारत में भी कॉस्ट इफेक्टिव है, इवन विदेशों में भी कॉस्ट इफेक्टिव जरूरी है। तो वो अल्टीमेटली अंततः फ़ायदा तो मरीज को ही मिलता है कि जल्दी जल्दी उनकी मेडिकल जो प्रक्रिया हैं, इलाज हैं, वो हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। दूसरे ज़रूरत मरीज का उपचार भी जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है।
हेलो डॉक्टर में इस विषय पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। अभी समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देखते रहें पत्रिका टीवी।